students, in last class we already completed 2 class of our this chapter, that is sustainable development, environment and sustainable development. कुछ मैं फोटोज आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, और प्लस किस तरीके से हम लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसकी कुछ पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे साथ में चल रही है, आप इनको देखिए, और कितना वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हम ह्यूमन बीइंग्स कितना इस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, या कितना हम इस अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं। जिस दिन एनवायरनमेंट डे आता है हम अच्छे से स्टोरी लगा देते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर हम अच्छा सा फेसबुक का हमारे साथ में एक अच्छे से टैगलाइन डाल के फेसबुक पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। अब एनवायरनमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जब तक एनवायरनमेंट इस नेचर को जिंदा रखने के लिए आपको अच्छी लाइफ सर्वाइव करनी है, हम लोगों को अच्छी सर्वाइव, इफ यू वांट टू सर्वाइव अ गुड लाइफ देन वी हैव टू समवेयर प्रोटेक्ट और टू बी केयरफुल विद द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस। तो ये फोटोज आपने साथ साथ में देखी। आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसकी भी मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए। आज जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बोलते हैं हम इन्वायरमेंट, जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से। इसके अंदर जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अपन कई बार आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होने के मेन रीजंस क्या हैं। सबसे पहले तो अपन समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग होता है कि हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर यदि 1.1 फ़ारेनहाइट डिग्री से ज्यादा हो जाता है। क्या होता है 1.1 फ़ारेनहाइट डिग्री से ज्यादा हो जाता है, यानी इस टेम्परेचर हमारा अर्थ का जो हॉटनेस गर्म क्या अपन ये कह सकते हैं गर्म होता है हमारा अर्थ। तो अंदर से हमारी धरती जो हमारे जिस सरफेस ऑफ अर्थ हम रहते हैं ये अंदर से जब गर्म हो जाएगा और इसका टेम्परेचर 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाएगा, तो अपन कहीं पे देखते हैं वोल्केनो वगैरह क्रिएट होता है, या अपन देखते हैं जंगल में आग लग जाती है। तो जमीन के अंदर से ऑस्ट्रेलिया में भी आपने खुद ने देखा है कि किस तरीके से पूरे जंगल में आग लगी, कई जानवर मर गए। तो कहीं ना कहीं हम इस नेचर के खिलाफ जा रहे हैं और इस टेम्परेचर को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम तो बिहेव कर लेते हैं, या हम ह्यूमन भी समझदार हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी डेवलप कर दी है, तो अर्थ कहीं ना कहीं जाके उसको हमें बिहेव करवा रहा है, हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय वापस कर रहा है। क्योंकि कहते हैं आविष्कार कोई चीज का होगा तो विनाश भी किसी न किसी चीज का होगा, यानी इन्वेंशन होगा तो कोई ना कोई डिस्ट्रॉय भी चीज होगी। सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो तो आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है। आपको हार्डवर्क क्यों करना पड़ रहा है? आपको माइंड लगाना पड़ रहा है, 2-3 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, बिकॉज यू वांट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर 12th स्टैंडर्ड। तो एक अच्छी चीज हासिल करने के लिए आप एक ताकत क्या कर लगा रहे हो, कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ रहा है। उसी तरीके से बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग ये होता है कि जब टेम्परेचर 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है अर्थ का गर्म होने के मामले में, तो क्या होगा, आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी। ग्लोबल वार्मिंग मेनली आती किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग आने के मेन कारण क्या है, इसके कॉजेस क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे पहला कॉजेस है वो है जितना भी वेस्ट, जितना भी एनिमल वेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज करो कोई जानवर मर गया, तो जानवर मर गया तो उस जानवरों की मिट्टी के साथ क्या हो रहा है, मतलब उसको धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। या फिर कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, कोई जानवर को मार के आप खा रहे हो, उसकी जो खाल वगैरह होती है, उसकी चमड़ी होती है, उसकी बॉडी होती है, आप उसको भी फेंक रहे हो।
अब वहां कितनी भयंकर स्मेल आती है, तो क्या स्मेल से एयर को पोल्यूट नहीं कर रही, पोल्यूट कर रही है। प्लस वो जिस जगह पड़ा है उस जगह का जो लैंड स्पेस है, लैंड एरिया, उसको कितना भयंकर पोल्यूट कर रहा है, उसको और डबल पोल्यूट कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो एनिमल वेस्ट है, क्या एनिमल वेस्ट है, वो एक बहुत बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। दूसरा, बर्निंग ऑफ कोल एक्सेट्रा, इस तरह की कोई भी पेट्रोलियम कमोडिटी वगैरह है, तो इस तरह की कोई भी पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह कुछ भी है, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, यदि ये मेल्ट, ये क्या इनको कोल वगैरह को क्या करेंगे, आप जलाएंगे ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस प्रोड्यूस करते हैं, आप खुद देख लो, हम खुद CO2 छोड़ते हैं, आई बात समझ में, तो कितना जहरीला होता होगा ये, इतने ह्यूमन बीइंग्स से सब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इतनी चीजें जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जला रहे हैं, उनसे भी क्या हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना भयंकर इस धरती, इस एनवायरनमेंट के, इस अर्थ पे जाके कह सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा पॉइजन क्रिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वापस इन्हें हमें करना पड़ रहा है, हमें उसको सांस के साथ, हवा के साथ वापस हमें बॉडी में डालना पड़ रहा है, तो हमें क्या है, नुकसान तो पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे आप जंगलों से पेड़ काटते जा रहे हो, जंगल को खत्म किए जा रहे हो, आप जितने भी ट्रीज हैं उनको खत्म कर रहे हो, ठीक है ना, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये हो गया कि आप यदि पेड़ पौधों को नहीं रखेंगे, आप उनको खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, आपके पास आपके जो रिसोर्सेज है, सबसे बड़े जो रिसोर्सेज हैं वो है आपके पास एयर, वो भी आपको फ्रेश नहीं मिलेगी। जहाँ पे वो पेड़ पौधे होते हैं वहां पर बन जाते हैं, कितनी अच्छी अपने को सांस मिलती है, वहां पे एकदम फ्रेश और क्लियर हवा मिलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आप यदि लकड़ी को जलाएंगे या लकड़ियां काटने स्टार्ट कर देंगे, पेड़ काटने स्टार्ट कर देंगे, तो इस धरती पे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रीज का भी बहुत बड़े एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में रोल है। इसके बाद में कैटल प्रोडक्शन। कैटल प्रोडक्शन का मतलब अपन कह सकते हैं कैटल फार्मिंग वगैरह, इसको इंडियन गवर्नमेंट इसको काफी अभी प्रमोट भी कर रही है, कैटल फार्मिंग होनी चाहिए। कैटल फार्मिंग के द्वारा जो वेस्ट क्रिएट होता है, भाई मुर्गी ने अंडा दे दिया, अंडे और खुद के जो वेस्ट है वो आप बाहर फेंकते हो, राइट। प्लस कैटल फार्मिंग के साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि कई तरह के फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन को अंदर से क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय वगैरह करते हैं। तो अपन कह सकते हैं यदि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, CH4 अपने इसको कहते हैं, इनका लेवल 41 से लेकर 160% तक इंक्रीज हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, इतना भयंकर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा जिसमें कोई लेवल नहीं। कितना, करीबन ये जो है 41% से लेकर 160% तक यदि इंक्रीज करता है, तो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा ही करेगा। एक बात समझ में, यानी कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन, एनिमल वेस्ट, कैटल फार्मिंग, कोल का बर्निंग वगैरह सब इनके द्वारा ये पॉल्यूशन 41 से 160% तक रेज हुआ ना इनिशियल लेवल से, तो इतना बेहतर ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा कि आपको कहेंगे अर्थक्वेक जैसे चीजें, ठीक है ना, वोल्केनो जैसी चीजें आपको बिहेव करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग चीज समझाई। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग का इसका इफेक्ट क्या है, रीजन का पता चल गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का इस एयर पे इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ग्लोबल वार्मिंग का इसका इफेक्ट क्या आएगा, जितने भी आप अच्छी अच्छी जगह जा रहे हो, हिमाचल प्रदेश जा रहे हो, जम्मू कश्मीर जा रहे हो, आप द्रास घूमने जा रहे हो, लेह लद्दाख घूमने जा रहे हो, तो वहां क्यों जा रहे हो, अच्छी बर्फ गिरती है इसलिए आप जा रहे हो। और जब ग्लोबल वार्मिंग इतना लेवल इंक्रीज कर देगा तो बर्फ सारी सारी मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो पहला कारण क्या है, पहला इफेक्ट ये बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यदि हुई है तो आइस मेल्टिंग वगैरह बहुत बड़े लेवल पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और स्पेशली अर्थ पोल्स है, जो मैंने अभी आपको कुछ जगह का नाम बता दिए, जहां पे सबसे ज्यादा क्या हो गया, सी लेवल वगैरह है, वहां पे पहाड़ जैसा हालात बन सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, इस टॉपिक को आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ओजोन डिप्लेशन। क्या पढ़ते हैं, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, सुनना। ओजोन डिप्लेशन का मीनिंग होता है
कि जब ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर है इसके अंदर क्लोराइन, सुनना, ओजोन लेयर के अंदर क्लोराइन और एक इंपोर्टेंट नाम बता रहा हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुनना। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? जब मैन मेड द्वारा, हमारे द्वारा जो नए नए मशीन, नए नए केमिकल्स बनाए जाते हैं, नए नए इन्वेंशंस किए जाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को अच्छी फैसिलिटी, कम चीजें प्रोवाइड करने के लिए एसी बनाते हैं, आप कूलर बना रहे हो, हाउस कूलर बना रहे हो, तो ये जो गैस प्रोड्यूस करते हैं इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्रिएट होता है। और ये जो क्लोराइन होता है ये क्या करता है, अदर दूसरे रिसोर्स के साथ मिलकर एक इस तरीके से ओजोन लेयर में जाकर क्रिएट करता है और ओजोन में जाके बहुत बड़ा अपन कह सकते हैं होल भी क्रिएट कर देता है। अब देख लो खुद, कई बार इसको न्यूज़ पेपर में कि ओजोन लेयर पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। जो भी मैन-मेड इक्विपमेंट्स बन रहे हैं ये इतनी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे में ओजोन लेयर पे क्या रहा है, इफेक्ट आ रहा है। अब इस ओजोन डिप्लेशन का इफेक्ट क्या होगा? देखो, ओजोन लेयर के मेन कॉजेस तो मैंने आपको बता दिया, एसीओ का सबसे बड़ा कॉजेस क्या है? एसी। और दूसरा क्या है? रेफ्रिजरेटर। जो भी आइसक्रीम के लिए सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर मैं आपको बताता हूं कि घर में रेफ्रिजरेटर फ्रिज लगा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी क्रिएट करता है। लेकिन जो फ्रिज बड़े बड़े वाटर कूलर स्टोर कर रखे हैं, कहां पर? फैक्ट्रीज में। जो आइस बनाती है वो फैक्ट्रीज, या जो आइसक्रीम बनाती है वो फैक्ट्रीज, वहां पे बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज होते हैं और वो इतना ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्रिएट करते हैं कि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर रही है। और आप वहां पे भी जाके 2-10 मिनट या खड़े भी रह जाएंगे ना तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उस फैक्ट्री में। वहां पे एक रेफ्रिजरेटर इतना बड़ा लगने के बाद तो आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपकी बहुत मेहनत क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। अब ओजोन डिप्लेशन का इफेक्ट क्या है? ओजोन डिप्लेशन का इफेक्ट ये है कि सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है? अर्थ पे क्रिएट करता है। क्या करता है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन अर्थ पे सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। और अल्ट्रावायलेट, देखो मैं अल्ट्रावायलेट का आपको बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूं। आपके घरों के आसपास आप देख रहे हैं टावर लगे हैं, किसके? इसके मोबाइल फोन्स के टावर, एयरटेल का टावर मिल जाएगा आपको, जियो के टावर मिल जाएगा आपको, रिलायंस कंपनी के, या आपको कैसे वोडाफोन टावर मिल जाएंगे। टावर लगवाने वाला बंदा लगवा देता है, उसको हर महीने अच्छा खासा किराया मिल रहा है और अच्छा पैसा मिल रहा है, उसका कभी अपोज नहीं करता उस चीज का। लेकिन उस टावर से जो रेडिएशन निकलती है वो मैं डायरेक्टली इंपैक्ट निकालती है, एक भी में खत्म नहीं करती है। वो धीरे धीरे हमारे आसपास की एनवायरनमेंट क्या करती है? पॉल्यूट करती है। और पॉल्यूट करती जाके हमें पता ही नहीं चल रहा। मैंने एक देखा था नागौर साइड में, मैंने देखा था वहां पे क्या था कि जहां-जहां टावर लगे हुए आसपास में, आसपास की जमीन को उन्होंने बिल्कुल अनफर्टाइल कर दिया। क्या करते हैं? अनफर्टाइल। उनके अंदर से जो रेज निकलती है डायरेक्ट क्या करती है? अर्थ पे जाती है और जहां-जहां वो रेज गिरती है वहां बिल्कुल अनाज वाला खेती होना बिल्कुल क्या जाता है? बंद हो जाता है। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा जो नुकसान है हम कह सकते हैं जो इसमें क्रिएट हो रहा है ओजोन लेयर के अंदर या ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसको अपन कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट जो रेडियस प्रोड्यूस होती है ना वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट या इफेक्ट डालती है। आई बात समझ में? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये प्रोडक्शन लेवल भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। प्लस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को भी क्या करते हैं? मैंने आपको ये बताया खेती बाड़ी में आसपास में लैंड है और वो टावर लगा हुआ है तो जमीन पे 100% क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो आज अपने दो टॉपिक किए, एक अपने ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट किया और एक अपने क्या किया? ओजोन डिप्लेशन अपने कंप्लीट किया। तो आज के टॉपिक में यानी इस क्लास को आप वीडियो देखने के बाद अब दो चीज ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग को आप अच्छे से पढ़े एक बार, प्लस आप ओजोन डिप्लेशन को पढ़े। मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग तक मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ बेटा, और आपको ओजोन डिप्लेशन भी रिवीजन करवा देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का जब टेम्परेचर 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है उस केस के अंदर ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा, इसका टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्रिएट क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग का क्रिएट होने का कारण है बर्निंग ऑफ द कूल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्या करता है? इंक्रीज करता है। एनिमल वेस्ट, कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ये भी डिफॉरेस्टेशन और मीथेन प्रोडक्शन करेगा और फॉसिल फ्यूल्स को क्या करेगा? मतलब क्रिएट करेगा।
एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनका लेवल सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दोनों का लेवल अर्थ पे 41% से 160% तक इंक्रीज हो जाता है, उस केस में आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन 1715 में ये हालात बन गए थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी अमेरिका को बोला भी था कि आपने बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर दिया है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पर है या उसके बाद चाइना में है। अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होगा, मैंने ये भी आपको अभी पढ़ाया बेटा। आइस मेल्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रिएट होता है। फिर अपन ने पढ़ा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है कि जब क्लोराइन बनता है मेन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे बनता है? क्लोराइन बनता है मेन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और अदर फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ये क्लोराइन को क्रिएट करता है। और क्लोराइन मोस्टली जो ओजोन डिप्लीशन में जो इफेक्ट आता है मेन मेड इक्विपमेंट से, वो एसी और रेफ्रिजरेटर, जिनकी वजह से, प्लस जो बड़े बड़े मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, जो बड़े बड़े आइस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज में वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, या एरोसोल्स प्रोपेलेट्स अपन कह सकते हैं। एरो जो इंजीनियरिंग वगैरह वो करते हैं, उनको पता है, अपन कॉमर्स वालों को इतना अपने ये वर्ड काम नहीं आता है, ठीक है ना। जो इंजन वगैरह के अंदर क्या होता है, जो गैस वगैरह इंजन प्रोड्यूस करती है, प्लेन्स के अंदर जो बड़े बड़े इंजन लगे होती है, गर्म हवा इससे जो अंदर चलते रहते, बड़े बड़े एसी चलते रहते हैं, अपने घरों से कई गुना बड़े क्या होते हैं एसी लगे होते हैं प्लेन्स के अंदर। तो वो भी क्या करते हैं, प्लेन की जो सब लोग अंदर बैठे हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर फेंक रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके ओजोन डिप्लीशन में क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। तो ये 2 पॉइंट बेटा आपको अच्छे से पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग प्लस ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ठीक है ना, इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू सो मच।